हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइज, मैंने आपको कहा था कि आज करंट अफेयर की इकोनॉमिक्स हमारी पूरी हो जाएगी। तो लास्ट 6 मंथ्स का हम पहले कर चुके थे पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 के अंदर जो है 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर बच गए थे इकोनॉमी के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई एम कीपिंग माई वर्ड्स, मैंने आपको प्रॉमिस किया था तो मैं लाई हूँ। अब आप भी अपने वर्ड्स को और अपनी ड्यूटीज़ को रखिए और हमारी वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो वीडियो का अगर हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के साथ एक चीज़ और देखिए, इकोनॉमी की जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो मैंने देखा कि लास्ट 6 मंथ्स में बिजनेस से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स थे। तो अगर मैं इकोनॉमी के अंदर उसको डाल देती तो वो सारा मर्ज हो जाता। तो इस वजह से आई डिसाइडेड कि अपकमिंग 2 to 3 डेज में जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें 1 ईयर का इंडस्ट्रियल रिलेशन स्पेसिफिक जो है वो करंट अफेयर होगा। तो आप ज़रूर मेरे को बताइए कि वो वीडियो बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, फिर डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स पे। तो मैं ऐसे वीडियो को ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो शुरुआत करते हैं ज़ीरो कूपन बोर्ड से। और जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम के, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि गाइस मैंने हिंदी कंटेंट भी इसके अंदर रखा है। तो इस बार परेशान मत होइएगा, कमेंट में कंप्लेन मत कीजिएगा। तो यहाँ पे ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, कि ये एक तरीके की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेशल सिक्योरिटीज़ होती है जिनके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है और ना ही उसको आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो पहली तो आपकी डेफिनेशन यही होगी कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स के कि ये जो बॉन्ड्स के मतलब कि नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग होते हैं। दूसरा, ये नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। तो ये आपका प्रीलिम का फैक्ट्स हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि इनका मैच्योरिटी टाइम क्या होता है, तो 10 से 15 ईयर्स का जो है वो मैच्योरिटी टाइम होता है। और ये जो बॉन्ड्स हैं ये हर किसी इंस्टीट्यूशंस के लिए इशू नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके लिए ये किए जाते हैं। और ये करंट अफेयर में थे भी इस वजह से, क्योंकि जो पंजाब बैंक था उसके लिए अब ये जो बॉन्ड्स थे वो इश्यू किए गए थे आरबीआई के थ्रू। तो अभी जो है हमारी कंट्री के अंदर 10 से 15 साल की मैच्योरिटी टाइम पीरियड के लिए पंजाब और जो सिंध बैंक है उसके लिए ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स को जो है वो इशू किया गया है। ये जो होता है ये एक रिकैपिटलाइजेशन के बॉन्ड्स होते हैं जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। तो ये सारे ही आपके प्रीलिम्स के पॉइंट है। हमारी वीडियो में कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं होती, सारी प्रीलिम्स के पॉइंट होते हैं ताकि आपके पास जो कम टाइम है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सके। एक चीज़ हमने देखी कि ये जो होते हैं ये नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब कि आप इनका ट्रेड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने जो है बॉन्ड खरीदो और फिर आपने इसको आगे जाके बेच दिया तो आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और उसी के साथ जो है अगर मान लीजिए कि जैसे कि हमने 10 to 15 ईयर्स का यहाँ पे आपको मैच्योरिटी टाइम बताया, तो अगर आप जो है इसको मैच्योरिटी कैटेगरी के मतलब HTM कैटेगरी के अंदर ये बॉन्ड्स होते हैं, आप इसको मैच्योरिटी तक रखते हैं आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो जब मैच्योरिटी हो जाती है उसके बाद जो है आपको फेस वैल्यू इसकी मिलती है। नो मार्क टू मार्केट विल बी देयर, मतलब ये नहीं देखा जाता कि मार्केट में किस तरह की फ्लक्चुएशन है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता ही होता है। हिंदी में एक बार देख लेते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या है। तो भारत सरकार की गैर ब्याज धारक गैर हस्तांतरणीय विशेष प्रतिभूतियां हैं जो कि 10 से 15 वर्ष की होती है। और ये बॉन्ड विशेष रूप से पंजाब एवं सिंध बैंक के लिए जारी किए गए हैं। बाकी के पॉइंट्स आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इंग्लिश और हिंदी सारा डिटेल में बताती रही तो वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लॉन्ग हो जानी है और फिर इसको अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। तो ये जो बॉन्ड्स को आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार बैंक की परिपक्व प्रतिभूतियों की श्रेणी में शामिल किया जाता है और इन्हें परिपक्वता अवधि तक के लिए खरीदा जाता है और इसकी गणना अंकित मूल्यों के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट आता है कि देखिए, जो बिजनेसेस होते हैं जिनका मंथली टर्नओवर 50 लाख रुपीस तक का होता है, तो जो गवर्नमेंट है उसने एक रूल निकाला है कि उनको एटलीस्ट जो अपना जीएसटी पे करते हैं उसका 1% जो होगा वो कैश में पे करना होगा। मतलब कि ऑनलाइन आप और पेमेंट कर सकते हैं 99%, पर एटलीस्ट 1% जो होगा वो आपको कैश में भी पे करना होगा। यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया है। तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और जो कस्टम है, ये आपका प्रीलिम्स का पॉइंट है, आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है। इसके थ्रू कहा गया है कि रूल 86 भी जो जीएसटी का एक्ट है, रूल्स है, उसके अंदर कहा गया है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट्स है उसके रिस्ट्रिक्ट यूज़ के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ही लिया था। तो इस वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट को अभी मैं दोबारा डिटेल में नहीं समझाऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिस्ट्रिक्ट यूज़ के ऊपर रूल बनाया गया था उसमें कहा गया था कि जो जीएसटी की लायबिलिटी होती है वो 99% जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर होगी और उसको आप ऑनलाइन पेश कर सकते हैं। बट जो 1% जो जीएसटी की लायबिलिटी होगी वो आपको कैश में ही पे करना होगा। यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर एक एक्सेप्शन दी गई है न्यू रूल के अंदर, वो दी गई है कि देखिए जो
रिस्ट्रिक्शंस होगी वो उन मैनेजिंग डायरेक्टर्स के ऊपर या ऐसे किसी पार्टनर के ऊपर नहीं अप्लाई होगी जो कि अपना इनकम टैक्स 1 लाख रुपीज़ का या उससे ज़्यादा जो है वो एक मंथ में पे कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो कि अपने अमाउंट को रिफंड कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है वो भी 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, या फिर उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अनयूटिलाइज्ड पड़ा है। तो ये सारे जो हैं ये न्यू रूल के एक्सेप्शंस रहेंगे। 50 लाख से अधिक का मासिक कारोबार करने वाले व्यवसायों के लिए जीएसटी देयता का न्यूनतम 1% नकद भुगतान अनिवार्य है। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा वस्तु और सेवा कर नियमों में एक नया नियम 86B को लागू किया गया है। इसमें जीएसटी देयता के भुगतान हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग को 99% तक सीमित कर दिया गया है। तो ये आप एक बार हिंदी में इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि देखिए हम मोस्टली देखते हैं कि एफडीआई जो है उसको रिलैक्स किया जाता है, मतलब कि जो फॉरेन डायरेक्ट जो भी होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसके बारे में। तो अब डीटीएच सर्विसेज जो है उसके अंदर 100% जो है वो एफडीआई अलाउड कर दिया गया है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो है उसमें कितना एफडीआई हो सकता है, 100% हो सकता है। अब यहाँ पे जो लाइसेंसेस इशू किए जाते थे जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनको, उसके टाइम पीरियड में भी चेंज किया गया। तो जो लाइसेंसेस थे वो पहले 10 साल के लिए 10 ईयर्स के लिए इशू किए जाते थे, जिसको बढ़ा के अब 20 ईयर्स का कर दिया गया है। और उसके बाद जो है उसको लाइसेंस को 20 ईयर्स के टाइम पीरियड बीत जाने के बाद 10 ईयर्स के लिए बाद में रिन्यू कर दिया जाएगा। तो ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है। उसी के साथ देखिए कि जो टाइम पीरियड बढ़ाया गया है उसी के साथ जो लाइसेंस फीस लगा करती थी वो पहले हुआ करती थी 10%, अब उसको घटा के 8% कर दिया गया है। और यहाँ पे जो होगा मतलब कि जो 8% है इसके अंदर जीएसटी को डिडक्ट करके जो है कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद देखिए जितने भी ब्रॉडकास्टिंग फर्म्स है उनको एक लाइसेंस फ़ी जो होगी वो कितने अमाउंट पे मतलब कितने टाइम पीरियड के बाद पे करनी है। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो है इनको ये पे करना होगा। पहले जो हुआ करता था वो एनुअल बेसिस पे हुआ करता था। और डीटीएच ऑपरेटर जो है वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शेयर कर सकते हैं, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सिर्फ एक का राइट नहीं होगा, सभी उसको मिलकर शेयर कर सकते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्टेड टू होम प्रसारण सेवाओं में निम्नलिखित बदलावों के लिए अपनी अनुमति दी है। 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अलाउड कर दिया गया है। डीटीएच के लिए लाइसेंस वर्तमान 10 वर्ष की अपेक्षा अब 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। और उसी के साथ जो ब्रॉडकास्टिंग फार्मों से लाइसेंस शुल्क वर्तमान में वार्षिक के स्थान पर अब त्रैमासिक आधार पर इकट्ठा किया जाएगा, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे किया जाएगा। और 8% जो है अब उनको फी पे करनी पड़ेगी इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो इस देखिए बेसिकली क्या होता है कि जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनकी जब हम टोटल मार्केट वैल्यू को मेज़र करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होता क्या है बेसिकली, तो कोई भी जो एक फंड हाउस होता है उसके साइज और सक्सेस को दिखाने के लिए AUM को मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को मेज़र किया जाता है। ये उसका इंडिकेटर होता है कि कोई जो एक फंड हाउस है वो कितनी साइज में ग्रो हो चुका है और कितनी सक्सेस उसको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियाँ क्या होती है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट किसी वित्तीय संस्थान द्वारा निजी तथा अपने ग्राहकों की ओर से प्रबंधित की जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती है। इसके तहत इस प्रकार की सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को कुल बाजार मूल्य के नापा जाता है। नेक्स्ट आता है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो यूनियन कैबिनेट जो है उसने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंदर जो है फॉर्मल सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए इस योजना को बनाया गया है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ग्रो हो सके। तो इसको कब बनाया गया था, तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो 3 आया था उसके अंदर इसको डेवलप किया गया था। ये वाला पॉइंट प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। क्या क्या इसमें कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो 2 ईयर्स के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करेगी न्यू एम्प्लॉयज़ को, जो कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद एम्प्लॉय किए जाते हैं। कितने तक, 30 जून 2021 तक। तो 1 अक्टूबर 2020 के बाद जो किया गया और 30 जून 2021 से पहले जो पर्सन एम्प्लॉय किया गया तो उसको 2 ईयर्स के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। किस तरीके की सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, तो गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन में 12% और जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है उसमें 24% जो है, ये दोनों अमाउंट जो होगा मतलब कि 12% एम्प्लॉय में और जो 12% है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे करेगा। तो टोटल 24% जो वो है EPF
के लिए कंट्रीब्यूट करेगी गवर्नमेंट वेजेस के थ्रू, और ये क्या होगी, सब्सिडी होगी। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको कि ये जो 12% और 12% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए दी जा रही है, ये उन एस्टेब्लिशमेंट के लिए दी जा रही है जो कि 1000 एम्प्लॉयज़ फॉर 2 ईयर्स के लिए एम्प्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1000 एम्प्लॉयज़ को अभी मतलब कि न्यू एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट जो है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का देगी, एम्प्लॉयर का नहीं देगी। मतलब कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ है सिर्फ उनके रिस्पेक्ट में ये ईपीएफ वेजेस दी जाएगी, और जिसमें पहले से ही ऐसे था तो उसमें एम्प्लॉयर को भी दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की देखते हैं तो यहाँ पे कोई जो एम्प्लॉय है जिसकी मंथली वेजेस जो है वो 15,000 रुपीज़ से कम है, या फिर वो ऐसे किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम नहीं कर रहा है जो कि ईपीएफओ से रजिस्टर्ड है बिफोर 1 अक्टूबर 2020, और उसके पास जो है एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी नहीं है, या फिर ईपीएफ मेंबर अकाउंट नहीं है 1 अक्टूबर 2020 से पहले, तो वो इस जो रोजगार योजना है इसका बेनिफिट उठा सकता है। उसी के साथ कोई ईपीएफ का मेंबर है जिसके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर तो है, पर वो जो है 15,000 रुपीज़ से कम मंथली वेज जो है वो विड्रॉ कर रहा है, और उसी के साथ कोविड पैंडेमिक में उसको अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़नी पड़ी, उसको नौकरी से निकलना पड़ा फ्रॉम 1 मार्च 2020 से लेकर सितंबर 30 2020 तक, और या फिर उस टाइम पीरियड में उसने किसी भी एम्प्लॉयमेंट को दोबारा ज्वाइन नहीं किया, या फिर कोई भी ईपीएफ कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट है उसको ज्वाइन नहीं किया, तो वो पर्सन भी जो है सितंबर 30 तक उसने ज्वाइनिंग नहीं की अगर, तो वो भी इसके बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में, इसके तहत भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद 30 जून 2021 तक कार्यरत सभी नए कर्मचारियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जिन रोजगार प्रदाता संगठनों में 1000 कर्मचारी है उनके लिए केंद्र सरकार ने 2 वर्ष की अवधि तक 12% कर्मचारी योगदान और 12% नियोक्ता योगदान दोनों अर्थात वेतन भत्तों का 24% जो कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करेगी। बाकी के पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि सारा मैं नहीं कर सकती हूँ डिटेल में। एक ही और समझा देती हूँ कि कोई कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और वो किसी ऐसे संस्थान में काम नहीं कर रहा था जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पंजीकृत था तथा उसके पास इस अवधि से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या ईपीएफ सदस्य खाता नंबर नहीं था, वह इस योजना के लिए पात्र होगा। ये डिटेल्स और हैं, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। वीडियो एक बार मैं रोक देती हूँ। ओके ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स जो हैं वो मैं पहले वाली अपनी बहुत सारी स्लाइड्स में बता चुकी हूँ, बट कई स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, और उनको एक चीज़ और मैं बता दूँ यार, आप मुझे कमेंट करते हैं कि मैम इकोनॉमी की प्लेलिस्ट बना लीजिए, वो प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट जो है वो सबकी बनी हुई है, सब में वीडियो डली हुई है, बस आप 2-4 मिनट अपने निकालिए और उसको देखिए, सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, सारा मैंने रीअरेंज कर रखा है। तो बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी हेल्प वहाँ पर कर दूँगी। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स होते हैं वो क्या बॉन्ड्स होते हैं कि ये एक तरीके के डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि इन्वेस्टर को मैच्योरिटी पे पहुंचने के बाद उतना अमाउंट पे नहीं करता जितना वो उस बॉन्ड को परचेज करता है, वो पैसा लगाता है। तो अगर यही देखिए कि जो बाद में रिजल्ट आपको मिल रहा है वही यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, तो लोग इसको खरीदते क्यों हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे बेसिकली जब स्ट्रेस होता है, जब रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उस टाइम पीरियड में जो इन्वेस्टर्स है वो इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अब इंटरेस्ट पे करते हैं बोरोअर्स को, मतलब कि बोरोअर को ही आप एक तो पैसे दे रहे हो, ऊपर से उसको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं ताकि बोरोअर जो है वो अपने पास मनी रख सके। तो क्या ये एक इनफॉर्मल सेक्टर का काम है? तो ऐसा नहीं है। सेंट्रल बैंक या फिर जो गवर्नमेंट होती है वो इसको इशू करती है, और फिर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ऐसे बॉन्ड्स को खरीदते ही क्यों है जिसमें उनको इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो टाइम ऑफ द स्ट्रेस होता है या अनसर्टेनिटी का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स डिमांड में आ जाते हैं, जिसमें कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके के स्टेप्स लिए जाते हैं। इस चीज़ को आप एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो कर ही चुके हैं इसको, तो एक बार आप देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है कनेक्टेड लैंडिंग। देखिए कनेक्टेड लैंडिंग में क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि कोई जो बैंक का प्रोमोटर होता है वो ही बोरोअर भी होता है, मतलब कि प्रोमोटर और जो बोरोअर होता है वो क्या होता है, एक सेम ही पर्सन होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोमोटर होता है वो डिपॉजिटर मनी को जो है वो बैंक के अंदर लेके आता है और अपने ही वेंचर्स के अंदर डिपॉजिट कर देता है, मतलब खुद ही इन्वेस्ट कर रहा है और खुद ही उसका ओनर भी है। तो कनेक्टेड लैंडिंग जो होती है वो बेसिकली आरबीआई के अंडर ही होती है और बहुत अच्छे खासे लंबे टाइम पीरियड से हो रही है, और इसमें जो है बेसिकली आरबीआई का ही सपोर्ट होता है ताकि जो भी एक एस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो
एक वेंचर्स होते हैं या फिर जो लैंडिंग होती है उसके प्रोसेसेस को बूस्टअप किया जा सके। यहाँ पे रिसेंट एपिसोड्स तो देखे गए हैं कि किन किन के थ्रू कनेक्टेड लैंडिंग की जाती है। तो आईसीआईसीआई बैंक है, येस बैंक है, डीएचएफएल है, ये जो है सारे एग्जांपल्स है कनेक्टेड लैंडिंग के, जिसमें कि खुद ही जो इन्वेस्टर है वो बोरोअर भी होता है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं कनेक्टेड लैंडिंग होते हैं, इनको एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स कहते हैं। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने अपने ही बैंक से पैसा लिया, जैसे ही आप वो पैसा चुकाएंगे, वो लोन चुकाएंगे, आप तभी के तभी अपना दूसरा लोन भी यहाँ से ले सकते हैं। तो हमेशा जो है वो लोन का सिलसिला होता है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे वेयर वन लोन आफ्टर अनदर इज एक्सटेंडेड टू अनेबल द बोरोअर टू पे बैक द प्रीवियस वन, और ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सच लैंडिंग, ये आपका एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स हो गया। तो कनेक्टेड लैंडिंग या संबंध ऋण क्या होता है? संबंध ऋण एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी बैंक का प्रवर्तक खुद कर्जदार भी होता है। ऐसे में प्रवर्तक द्वारा जमाकर्ताओं के धन को अपने उपक्रमों में उपयोग करने की संभावना रहती है। एक बार इसको आप दोबारा पढ़ लीजिए। तथाकथित ऋणों की सदाबहार स्थिति जिसमें कर्जदार को पुराना ऋण चुकाने के लिए नया ऋण दिया जाता है, कनेक्टेड लैंडिंग का प्रारंभिक बिंदु होता है। तो पुराना लोन चुकाने के लिए आपको एक नया लोन भी दिया जा रहा है, और जैसे आप पुराना लोन चुका रहे हैं आपको एक नया लोन दोबारा दे दिया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे जो आरबीआई होती है उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूट किया है बैंक, जिसको कि इंटरनल वर्किंग ग्रुप कहा गया है। ये बेसिकली देखेगा कि जो ओनरशिप की गाइडलाइंस है प्राइवेट सेक्टर्स की वो कैसी है, और किस तरीके से जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। यहाँ पे आपको जो है वो नाम याद रखना है इनका, प्रसन्न कुमार मोहंती का, ये डायरेक्टर बनाए गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के ये थे, और प्राइवेट सेक्टर बैंक रिफॉर्म्स के लिए जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया गया है ये उनके हेड है। तो आपके ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट जो है आपको देखना है कि टर्म ऑफ रेफरेंस यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है किसी भी इंडिविजुअल का या फिर एंटिटी का कि वो बैंकिंग लाइसेंस में अप्लाई कर सके, वो यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा। उसी के साथ जो एग्जामिनेशन होता है ऑफ प्रेफर्ड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बैंक्स के लिए या फिर जो नॉर्म्स होते हैं उनको हार्मोनाइज करने के लिए वो रिव्यू किए जाएंगे। वहीं पर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग जो बैंक्स के अंदर होती है उनके नॉर्म्स को रिव्यू किया जाएगा, और जो बाकी प्रोमोटर्स हैं उनके थ्रू जो मतलब या स्टेक होल्डर्स के थ्रू शेयर होल्डिंग की जा रही है उन सबको रिव्यू किया जाएगा। की रिकमेंडेशंस क्या बनाई गई, इसके बाद जो भी थे हेड थे उनके थ्रू क्या दिया गया है। इन्होंने कहा कि देखिए जो प्रोमोटर्स का स्टेक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर, उसकी जो कैप है हमें वो रेस करने की ज़रूरत है, उसकी लिमिट जो है वो रेस करने की ज़रूरत है, और वो कितनी होगी 26% हो जाएगी लॉन्ग रन में। और ये जो लॉन्ग रन है ये टाइम पीरियड क्या रखा गया है, 15 ईयर्स का रखा गया है। जो अभी होल्डिंग हुआ करती थी वो 15% पे हुआ करती थी, जिसको बढ़ा के 26% करने की बात कही गई है। उसी के साथ जो लार्ज कॉर्पोरेट या फिर इंडस्ट्रियल हाउसेज होते हैं उनको अलाउ किया गया है कि आप जो है प्रोमोटर ऑफ बैंक बन सकते हैं अगर आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर अपनी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। तो ये किसको ऑप्शन दिया गया है, लार्ज कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल हाउसेज को दिया गया है। उसी के साथ जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं अगर उनका एसेट साइज जो है वो 15,000 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा है तो उस टाइम पीरियड में, या फिर उनके पास एक खुद का कॉर्पोरेट हाउस है तो उनको फिर बाद में बैंक्स में कन्वर्ट करने के बारे में सोचा जा सकता है। जब उनके पास 50,000 करोड़ रुपीस होंगे, कॉर्पोरेट हाउस होगा और उसी के साथ उन्होंने 10 ईयर्स का अपना जो ऑपरेशन का सर्विसेज है वो कंप्लीट कर लिया होगा, तो इन सारी कंडीशंस के बाद उनको बैंक की कैटेगरी के अंदर डाला जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि जो नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डिंग होते हैं उनको सजेस्ट किया गया है कि उनके ऊपर जो एक यूनिफॉर्म कैप लगाई जाए, जो लिमिट रखी गई वो 15% जो भी उन्होंने पे अप किया है वोटिंग इक्विटी उसके ऊपर 15% का लिमिट लगाया गया है, उससे ज़्यादा वो ना यहाँ पे पे कर सके। उसी के साथ जो पेमेंट बैंक्स होते हैं जो बाद में स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहते हैं तो उनका जो है 3 इयर्स का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे देखा जाएगा और फिर उस चीज़ को रिव्यू करके उनको फिर अगर वो सही लगते हैं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदला जा सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर जो पेमेंट बैंक्स है उनको 6 इयर्स के अंदर जो है वो लिस्ट कर दिया जाएगा जब जो वो एक नेट वर्थ के ऊपर पहुँच जाएंगी जो कि प्रिवेलेंट होंगी एंट्री कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, मतलब कि जो भी यहाँ पे एक लिमिट रखी गई होगी अगर जो पेमेंट बैंक है या स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है वो उस कैटेगरी में पहुँच गए, मतलब उस लिमिट के अंदर पहुंच गए हैं और उन्होंने 10 इयर्स का जो अपना टाइम पीरियड है वो पूरा कर लिया गया है, तो फिर उसको जो है बाद में लिस्ट डाउन किया जा सकता है इन अंदर आने वाले बैंकिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो निजी क्षेत्र बैंक सुधार जो प्राइवेट सेक्टर बैंक रिफॉर्म्स है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय निजी क्षेत्रों के बैंकों के लिए वर्तमान स्वामित्व दिशा निर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक कार्य समूह का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक डॉक्टर प्रसन्न कुमार मोहंती द्वारा की गई है। एक बार इन पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिए। ओके, एक बार देख लीजिए इनको।
एक बार दोबारा देख लीजिए लास्ट पॉइंट से। ओके डन। तो अब जो है, अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं टॉपिक को, डेट इज़ NBFC MFI। तो MFI या NBFC क्या है? बेसिकली NBFC तो हमें पता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, ठीक है। तो ये जो MFI होती हैं ये वो NBFCs होती हैं जो कि नॉन डिपॉजिट रखती हैं अपने पास, मतलब वो कभी भी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करती है अदर देन अ कंपनी लाइसेंस अंडर द 25 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, और ये इस कैटेगरी के अंदर भी नहीं आती है। और उसी के साथ उनको कुछ और फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, मतलब कि जो उनका मिनिमम नेट ऑन फंड्स होता है, NOF होता है, वो 5 करोड़ रुपीज़ का एटलीस्ट होना चाहिए। और अगर ये जो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के अंदर है तो उनका जो नेट वर्थ होना चाहिए वो ₹2 करोड़ का होना चाहिए। तो ये जो हमने देखा है कि, और उनके साथ जो है उनके पास एक क्वालिफाइंग एसेट्स होने चाहिए 85% के। क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होते हैं ये देखें, तो देखिए ये एक तो होता है नेट एसेट और एक होते हैं क्वालिफाइंग एसेट। नेट एसेट्स जो होते हैं वो टोटल एसेट्स होते हैं किसी भी फाइनेंसिंग कंपनी जो होती है, जैसे कि उनका कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, उनकी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। और वहीं पर जो क्वालिफाइंग एसेट्स होते हैं वो एसेट्स होते हैं जो कि एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनके पास होते हैं और वो उसको यूज़ भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 85% उनका टोटल नेट एसेट्स जो होता है वो क्वालिफाइंग एसेट्स की फॉर्म में होना चाहिए, तभी जो है वो NBFC MFI की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो एक बार इसको आप हिंदी में पढ़ लीजिए। NBFC MFI की न्यूनतम सकल स्वामित्व निधि 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पंजीकृत NBFC MFI के लिए यह राशि 2 करोड़ रुपए की आवश्यक है। उसी के साथ जो निवल संपत्तियां डेट इज नेट एसेट्स जो है नकदी, बैंक में जमा राशि और मुद्रा बाजार के उपकरणों को छोड़कर कुल संपत्ति होती है, मतलब ये चीज़ें नहीं होती है। और उसी के साथ जो अहर्क परिसंपत्तियां होती है ये वह संपत्तियां होती है जिन्हें इच्छित उपयोग अथवा बिक्री हेतु तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लगता है। RBI द्वारा अहर्क परिसंपत्तियों को किसी व्यक्ति या समूह को दिए गए ऋण के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट आता है वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इसको चेयर किया था 5 नवंबर 2020 को, और इसके किसके थ्रू इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल को ऑर्गेनाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये जो है बेसिक और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। ये है क्या? बेसिकली ये एक एक्सक्लूसिव डायलॉग होता है लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और जो इंडियन बिजनेस लीडर्स हैं या फिर जो हाईएस्ट डिसीजन मेकर्स हैं इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स के, उनके बीच में यहाँ पे एक डिबेट किया जाता है। तो एक बार इसको आप हिंदी में पढ़ लीजिए। इस VGR का आयोजन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय निवेश और संरचना कोष द्वारा किया गया है। तो ये वाला जो प्रीलिम्स का पॉइंट है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है रूरल डेवलपमेंट फंड। तो देखिए जो सेंटर है उसने पंजाब गवर्नमेंट से पूछा है कि जो रूरल डेवलपमेंट फंड जो है वो उनको FCI से मिला है तो उसका उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया गया है। तो सबसे पहला तो आपका प्रीलिम्स का पॉइंट यही हो जाता है कि रूरल डेवलपमेंट फंड जो है वो किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है FCI जो है वो रूरल डेवलपमेंट फंड को प्रोवाइड करती है। और किसको किया जाता है यहाँ पे? तो देखिए जो रूरल डेवलपमेंट फंड या फिर जो RDF होता है वो बेसिक होता है क्या है कि जब आप किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसके ऊपर 3% जो है वो सेस लगाया जाता है, जो कि रूरल डेवलपमेंट फंड एक्ट 1987 के अंदर मेंशन होता है। तो ये हो गया आपका रूरल डेवलपमेंट फंड। किसके थ्रू जो ये किया जाता है? FCI के थ्रू किया जाता है। और ये किसको दिया जाता है? यहाँ पे पंजाब रूरल डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। इसी को एक बार हिंदी में देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंजाब सरकार से ग्रामीण विकास निधि के उपयोग के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। पंजाब सरकार को ग्रामीण विकास निधि मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त होती है। केंद्र द्वारा इस प्रकार की पूछताछ पर राज्य सरकार ने नाराजगी व्यक्त की है। आगे हम दूसरी स्लाइड में चलते हैं अब। रूरल डेवलपमेंट फंड के बारे में जो है थोड़ी सी और डिटेल और कि ग्रामीण विकास निधि अधिनियम 1987 के तहत कृषि उपज की खरीद या बिक्री पर लगाया गया 3% उपकर होता है। तो ये सारी डिटेल आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में। तो देखिए NPC जो है उसको एक मान्यता एक्रीडिटेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। किसके थ्रू? नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी। पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। यहाँ पे अब जो NPC होगा
वो फूड सेफ्टी ऑडिट का जो एरिया है और जो साइंटिफिक स्टोरेज होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, उनकी इंस्पेक्शन और जो ऑडिट वर्क है वो कर सकता है। तो कितने टाइम पीरियड के लिए किया गया है, तो 3 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए जो है ये एक्रीडिटेशन प्रोवाइड किया गया है। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, देखिए यहाँ से बेसिकली क्या होगा कि जो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट्स होते हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का, वो हो पाएगा। यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से जो प्रोडक्ट्स है उनकी ऑडिटिंग हो सकेगी। उसी के साथ जो फूड स्टोरेज वेयर हाउसेज होते हैं एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स जो रेगुलेटरी है 2018 के और FSSAI के, उसके अंडर जो है वो ऑडिटिंग हो पाएगी सारी चीज़ों की। और उसी के साथ जो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रूल्स है 2017, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है अब ऑडिटिंग अच्छी तरीके से की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कि NPC है क्या। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के अंदर जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और मल्टी पार्टेट है, मतलब कि बहुत सारे इसके अंदर स्टेक होल्डर्स है। तो NPSC जो है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट करती है टोक्यो बेस्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर भी है, जो कि ऑडिटिंग करती है इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो इसी चीज को मैंने हिंदी में बताया कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक विधि से संग्रहण और खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षण जैसे जांच कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड और भारतीय गुणवत्ता परिषद से मान्यता मिल गई है। इसकी अवधि जो है वो कितनी है, 3 साल पीरियड के लिए। यह 1958 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और NPC टोक्यो स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन का एक पार्ट भी है। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के बारे में। इसकी जो इंग्लिश वाली स्लाइड थी वो मैं लगानी भूल गई हूँ, तो एक बार बस मैं इसको समझा देती हूँ सिंपली। तो देखिए क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट मतलब क्या होता है, लोन देना, किसी को ऋण प्रोवाइड करना। तो यह एक ऋण से व्युत्पन्न लेन देन का एक उदाहरण है जहाँ ऋण सुरक्षा खरीदी और बेची जाती है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट प्रोटेक्शन होती है वो उसकी भी सेलिंग और जो है परचेजिंग की जाती है। और इसमें एक पक्ष क्रेडिट इवेंट प्रोटेक्शन द्वारा प्राप्त करने के बदले किसी अन्य पार्टी को समय समय पर निर्धारित भुगतान करने लिए सहमत होता है। तो यहाँ पे बस क्रेडिट स्वैप का आपको ये रखना है कि जो क्रेडिट्स होते हैं उसकी यहाँ पे सेलिंग और परचेजिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होते हैं वो एक तरीके के ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्हीं के थ्रू इशू किया जाता है। तो अगर गवर्नमेंट की है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई रिस्क नहीं होगा। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का डेप्ट ऑब्लिगेशन होता है उसके बारे में हमको पता चलता है, तभी जो है वो अपनी जो भी चीज़ें होती है सिक्योरिटीज होते हैं उनको एक जनरल पब्लिक में जाके बेचते हैं। तो देखिए ये जो डेप्ट ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट की होती है, ये जो होती है शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है। जो शॉर्ट टर्म के लिए इस तरीके के गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल की जाती है उनको हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, जहाँ पे जो ओरिजिनल मैच्योरिटी टाइम होता है वो 1 साल से 1 ईयर से कम का होता है। और वहीं पे जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं या फिर डेटेड सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनका जो ओरिजिनल मैच्योरिटी होता है वो 1 साल या उससे ज़्यादा का होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल्स और जो डेटेड सिक्योरिटीज़ है दोनों को इशू कर सकती है, पर जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो खाली डेटेड सिक्योरिटीज़ को ही या फिर बॉन्ड्स को है इशू कर सकती है, वो ट्रेजरी बिल्स को नहीं कर सकती है। और इसको ये क्या कहेगी, स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स कहेगी। ये जो इशू किए जाते हैं बॉन्ड्स या फिर जो सिक्योरिटीज़ होती है ये गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है, तो इसके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं होता है, तो इसको रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। तो अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है। FPIs जो होती है वो भी यहाँ पे अलाउड होती हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और क्वांटिटी टर्म्स जो लिमिट्स जो होती है वो टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। हिंदी में देख लेते हैं। सरकारी प्रतिभूति केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए व्यापार योग्य उपकरण इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये सरकार के ऋण दायित्वों को स्वीकार करती है। ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्पकालिक 1 वर्ष के लिए ट्रेजरी बिल और 2 दीर्घकालिक दैट इज सरकारी बॉन्ड या दिरांकित प्रतिभूतियां जो होती है वो 1 वर्ष से अधिक की होती है, और ये दोनों प्रकार की भी हो सकती है। केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और सरकारी बॉन्ड दोनों को जारी करते हैं, वहीं पे राज्य सरकार जो है वो दिरांकित प्रतिभूतियों को जारी करते हैं। राज्य सरकार केवल जो है वो बॉन्ड या दिनांकित को कर सकते हैं, और उसी के साथ जो है इसमें कोई जोखिम नहीं होता है। और जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं मतलब FPI जो होते हैं वो भी निर्धारित सीमा के अंदर टाइम पे इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो कि एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है ये देखने के लिए कि लिक्विडिटी है वो मार्केट के अंदर कितना, मतलब जो पैसे का फ्लो है वो कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है उनकी सेल और परचेजिंग होती है
होती है, किसके थ्रू होती है, ट्रेजरी बिल्स के थ्रू हो सकती है, और ये किसके थ्रू की जाती है, तो आरबीआई के थ्रू यहाँ पे किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पहली बात तो क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी है, तो मतलब कि मनी का फ्लो देखने के लिए ओएमओ और जो लिक्विडिटी होती है उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए सेंट्रल बैंक जो है, जब वो हमारा मॉनेटरी सिस्टम है, हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर पैसा डालना चाहता है, मतलब लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ करना चाहता है, तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को खरीद लेता है। जब वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को खरीदता है तो उस टाइम में कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उससे उनके पास पैसा आ जाता है, कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा आ जाता है। वहीं पर अगर मान लीजिए कि वो अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देता है आरबीआई, तो इसका मतलब वो मार्केट से लिक्विडिटी जो होती है, पैसा जो होता है उसको वापस ले लेता है, ताकि इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो सके। तो सेंट्रल बैंक जो है वो इनडायरेक्टली मनी सप्लाई जो मार्केट के अंदर होती है उसको रोकता है, और उसी के साथ जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो होंगे फिर वो मार्केट में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो खुला बाजार परिचालन क्या होता है, ये भारतीय रिजर्व बैंक या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति और ट्रेजरी बिलों की बिक्री या खरीद होती है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करना है, और मात्रात्मक मौद्रिक जो नीति उपकरण होते हैं ये इनमें से एक होता है। ओएमओ बनाम तरलता क्या होता है, जब केंद्रीय बैंक मौद्रिक प्रणाली में तरलता में वृद्धि करना चाहता है तो वह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद करेगा। इस प्रकार केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को तरलता प्रदान करता है। इसको बाकी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यही जो इसके हैं वो टाइप्स हो गए, इनको भी एक बार देख लीजिएगा। फिर आता है जीएसटी कंपनसेशन। तो जीएसटी कंपनसेशन का इशू अभी बहुत ज़्यादा था। क्यों था, क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल थी उसने एक एग्रीमेंट साइन किया था स्टेट्स के साथ कि जब जीएसटी को लाया गया था तो ये कहा गया था कि स्टेट्स को कहा गया कि आपका जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से फ़ायदा होता है जीएसटी से, आपका उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर बाई चांस आपका कोई नुकसान हो भी जाता है तो सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस नुकसान को फुलफिल करे। तो अब ये जो जीएसटी कंपनसेशन है इससे रिलेटेड जो है वो पंगे हो रहे हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में सेंटर जो है वो ये कह रही है कि देखिए अभी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है कोविड के चलते, तो आप क्या कीजिए कि स्टेट्स जो हैं वो बोरोइंग कर ले, मतलब कि पैसा जो है वो बोरो कर ले, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कंपनसेट कर सके। तो जो और ये जो बोरोइंग करेंगे स्टेट्स, उसमें सेंटर जो है वो हेल्प करेगी बोरोइंग में। ठीक है, तो इस पर जो स्टेट्स है वो ये कह रहे हैं कि यार हम जो है वो बोरोइंग क्यों करें, आप मतलब ये कीजिए कि है ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही बोरोइंग करके और हमें कंपनसेट कर दे, क्योंकि अगर स्टेट्स जो है वो बोरोइंग करेंगे तो उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग करे, वो इंटरेस्ट पे करे और वो स्टेट्स को दे दे। तो इस तरीके की डिमांड्स जो है वो यहाँ पे की जा रही है। और ऐसा हो क्यों रहा है कि क्या मतलब स्टेट्स गलत कह रहे हैं सेंटर को, या सेंटर स्टेट्स को गलत कह रहा है। तो देखिए बेसिकली क्या है कि जब जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 की गई थी तो उसमें जो स्टेट्स थे उनको ये गारंटी प्रोवाइड की गई थी कि अगर उनका कोई भी रेवेन्यू का लॉस हो रहा है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के 5 साल के अंदर, 5 इयर्स के अंदर, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लायबल होगी उनको कंपनसेट करने के लिए अंटिल 2022। और ये किस तरीके से होगा कि जो सिन और जो लग्जरी गुड्स है, आगे हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इनको। तो जो सिन और लग्जरी गुड के ऊपर जो सेस है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा टैक्स है, एक्स्ट्रा जो उनके ऊपर पैसा लगाया जाता है, तो मतलब कि जो सेस होता है वो लगाया जाएगा और उससे जो पैसा आएगा वो हम स्टेट्स को प्रोवाइड कर देंगे, जो भी उनका रेवेन्यू लॉस होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक लॉस जो स्लो डाउन हो रहा है उसके चक्कर में जीएसटी और सेस कलेक्शन भी सेंटर का कम हो गया, तो वो रेवेन्यू किस तरीके से उनको प्रोवाइड करेगा। और अगर हम स्टेट्स का देखते हैं तो मतलब कि अभी हम देखते हैं तो 40% का जो गैप है वो लास्ट ईयर आ गया है इसका रेवेन्यू कलेक्शन में, मतलब कि इतना नुकसान हुआ है। और जो स्टेट्स है उनको 3 लाख करोड़ रुपीस का गैप जो है फेस करना पड़ा है जीएसटी रेवेन्यू के अंदर, जो उनको कम मिला है। तो कंपनसेशन सेस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 थी उसके अंदर ये कहा गया कि जो जीएसटी रेवेन्यू स्टेट को मिलेगा हर साल, मतलब कि 2017 में शुरू हुआ, उसके बाद हर साल क्या है ये 14% इंक्रीज होगा, ये बात कही गई। तो ये जो है 14 ईयर जो है इंक्रीज होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कि एक स्टेट जो है वो टैक्स अगर 14% ग्रोथ से कम करता है, यहाँ पे कमाता है, तो उस साल में जो है ये जो शॉर्टफॉल होगा ये गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके थ्रू कंपनसेट कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा, यहाँ पे हर 2 मंथ्स के बेसिस पे प्रोविजनल अकाउंट्स जो होंगे उनके बेसिस पे जीएसटी कंपनसेशन की जाएगी, और उसके बाद जो साल का एंड होगा उसमें सीएजी की जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। बट अब जो है गवर्नमेंट इसको मना कर रही है, और जो ये टाइम पीरियड था ये जून 2022 तक था, मतलब कि इतने टाइम पीरियड के लिए कंपनसेट करना ही करना था। अब ये जो कंपनसेशन सेस फंड है ये बेसिकली है क्या, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्टेन आइटम्स जो होते हैं उनके ऊपर एडिशनल सेस लगा दिया जाता है, मतलब कि एक
एडिशनल टैक्स लगाया जाता है। ये जो एडिशनल टैक्स होता है ये यूज़ होता है ताकि जो कंपनसेशन है उसको दिया जा सके। तो कौन से आइटम्स होते हैं जिनके ऊपर ये सेस लगाया जाता है, तो पैन मसाला हो गया, सिगरेट्स है, टोबैको के प्रोडक्ट्स है, या फिर जो कैफिनेटेड बेवरेजेस होते हैं, कोल है, मोटर व्हीकल्स हैं पैसेंजर्स की, इन सब के ऊपर ये एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है। तो जीएसटी एक्ट जो है उसमें कहा गया है कि जो सेस कलेक्ट होगा या फिर उसका जो अमाउंट होगा वो जीएसटी के थ्रू, जो जीएसटी काउंसिल बनाई गई है उसके थ्रू रिकमेंड होगा, और फिर जो फंड है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, जो कि नहीं हुआ है। तो यही चीज़ जो है ये हिंदी में है। मैं एक बार बस वीडियो को दिखा देती जो स्लाइड्स है उनको दिखा देती हूँ, पढ़ आप खुद लीजिएगा इसको, क्योंकि उतना ही मैं डिटेल में दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये देख लीजिए एक बार स्लाइड्स को, ठीक है। वही चीज़ें हैं सारी सेम, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डेट इज लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। एक डेफिनेशन आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखें। देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट जो होता है, पहली बात तो वो कोई ग्रांट नहीं होता, मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फ्री में दे रहे हैं, ये एक तरीके का लोन ही होता है, बट ये एक सॉफ्ट लोन की कैटेगरी में आता है। सॉफ्ट लोन का क्या मतलब होता है कि देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए कि 5% इंटरेस्ट रेट लगा रहे थे किसी लोन के ऊपर, ठीक है। आपने ये देखा कि जो जिसको आप लोन दे रहे हैं वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो 5% इंटरेस्ट रेट दे पाएगा, तो आप उसको घटा के कितना कर देते हैं, 2% कर देते हैं। तो ये जो आपने एक कंसेशन दिया इंटरेस्ट रेट के अंदर, तो ये जो लोन अब दिया जाएगा वो क्या बन जाएगा, आपका सॉफ्ट लोन बन जाएगा। तो जब कंसेशनल इंटरेस्ट रेट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाता है, जो भी लोन उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो बोरोइंग गवर्नमेंट है वो उसको रीपे कर सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट लोन कहते हैं। एलओसी जो होता है वो बेसिकली प्रमोट करता है कि जो इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर कोई कंट्री है वो हमारी कंट्री से सॉफ्ट लोन ले रही है, तो फिर उनके ऊपर एक ये चीज़ भी आ जाती है कि जो जितनी भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है वो हमसे इंपोर्ट कराए उसको, क्योंकि हम कंसेशन दे रहे हैं ना उनको इंटरेस्ट में। तो एलओसी जो होगा उससे क्या होगा कि जो इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज है उनका एक्सपोर्ट यहाँ पे प्रमोट हो जाएगा, और 75% जो उनकी वैल्यू होती है कॉन्ट्रैक्ट की वो सोर्स ऑफ इंडिया से ही होगा। तो यही चीज़ जो है ये हिंदी में है। लाइन ऑफ क्रेडिट विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर दिया जाने वाला एक सॉफ्ट लोन होता है, जिसे ऋणकर्ता सरकार को चुकाना होता है। लाइन ऑफ क्रेडिट अनुदान नहीं होता है, तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट आता है एलटीआर, मतलब कि लॉन्ग टर्म रीकैपिटलाइजेशन रीफाइनेंसिंग ऑपरेशन। तो देखिए एक लॉन्ग टर्म के लिए जब सेंट्रल बैंक जो है मतलब कि 1 साल से लेकर 3 ईयर्स तक के लिए जो है बैंक्स को मनी प्रोवाइड करती है एक प्रिवेलिंग रेपो रेट के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलटीआरओ, मतलब लॉन्ग टर्म रीफाइनेंसिंग ऑपरेशन। यहाँ पे जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है उनको एक्सेप्ट करके, या फिर जो टेन्योर होता है मतलब कि एक हाई टेन्योर, एक जो अमाउंट होता है वो बैंक्स को रखना होता है आरबीआई के पास एज अ कोलेट्रल, और फिर उनको 3 साल के टाइम पीरियड के लिए या 1 साल के टाइम पीरियड के लिए जो है एक ही रेपो रेट पे, मतलब वो जो रेपो रेट है वो बढ़ाई घटाई नहीं जाएगी, उस टाइम पीरियड के लिए इनको लोन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जो एलटीआरओ है वो एलएएफ या एमएसएफ से कैसे डिफरेंट होता है, तो एलएएफ और एमएसएफ क्या है उसकी पहले आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। एलटीआरओ की मैंने आपको बताई दी। एलएएफ होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और जो एमएसएफ होता है मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये जो होती है आरबीआई की ये करंट विंडोज़ होती हैं दोनों की दोनों, यहाँ पे जो बैंक्स हैं उनको मनी ऑफर किया जाता है उनकी इमीडिएट नीड्स के लिए, मतलब कि अभी बैंक को पैसा चाहिए, और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 से 28 डेज़ के लिए। वहीं पे जो एलटीआरओ है उसका जो टाइम पीरियड होता है लिक्विडिटी का वो होता है 1 से 3 ईयर्स का। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। उसी के साथ जो एलटीआरओ ऑपरेशंस होते हैं वो शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट होता है मार्केट के अंदर उसको प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए एक इंटरेस्ट रेट जो है वो आरबीआई को मिल रहा है, और उसी के साथ जो पॉलिसी रेट्स है उसकी ड्रिफ्टिंग नहीं हो रही है, मतलब कि उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है, मतलब जो रेपो रेट है वो यहाँ पे सेम रहेगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए जो बैंक होते हैं उनको लॉन्ग टर्म फंड्स जो है वो यहाँ पे लोअर रेट्स पे मिल जाएंगे, जिससे कि उनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो फॉल हो जाएगा, मतलब कि उनको कम पैसा लगाना पड़ रहा है, कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट रेट उनका रिड्यूस हो जाएगा। बोरोवर्स का भी, मतलब कि अगर बैंक को ही पहले ही कम पैसे मतलब कि इंटरेस्ट के ऊपर पैसे मिल रहे हैं, तो फिर वो आगे भी जो उसकी बोरो करेगा, लैंडिंग करेगा, तो वो कम रेट पे करेगा, तो उससे बोरोवर्स जो हैं उनको भी इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। वहीं पे एलटीआरओ जो है वो आरबीआई को हेल्प करती है और इंश्योर करती है कि जो बैंक्स है वो अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स को रिड्यूस कर सके लैंडिंग रेट में, और अपने पॉलिसी रेट्स को रिड्यूस करे बिना। और वहीं पे एलटीआरओ जो है वो ये भी शो करता है मार्केट में कि आरबीआई जो है वो रिलाई नहीं करती रिवाइजिंग रेपो रेट्स के ऊपर, और जो आप पैसा ले रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, वो आपको अच्छे टाइम खासे मतलब 1 से 3 साल पीरियड के लिए जो है वो सेम ही रहेगा, कोई भी फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट रेट में नहीं आएगी। तो एलटीआरओ क्या है, ये एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो दर पर बैंक को
को 1 वर्ष से 3 वर्ष की अवधि के लिए धन उपलब्ध कराती है और कोलेट्रल के रूप में समान अवधि तथा अधिक अवधि की सरकारी प्रतिभूतियां स्वीकार करती है। एक बार इसको दोबारा पढ़ लीजिए, वही चीज़ है कि ये 101 से 28 दिन के लिए होता है एमएसएफ और एलएएफ, और जो एलटीआर होता है वो 1 से 3 साल की वर्ष की अवधि के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई को। तो आपको यहाँ पे बेसिकली जो है वो नाम याद रखना है कि जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आरबीआई के एम राजेश्वर राव जो है उनको डिप्टी गवर्नर बनाया गया, तो इनका नाम याद रखेगा। उसी के साथ जो है आपको ये याद रखना है कि जो डिप्टी गवर्नर्स होते हैं वो कितने होते हैं आरबीआई के अंदर। तो आरबीआई का जो एक्ट है उसमें सेंट्रल बैंक के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं टोटल, जिसमें से कि 2 जो है वो विद इन द रैंक्स होते हैं गवर्नर्स के ही, एक जो होता है वो कमर्शियल बैंकर होता है और जो एक होता है वो इकोनॉमिस्ट होता है जो किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी के डिपार्टमेंट को हेड करता है। तो ये आप याद रखिएगा। यही चीज़ जो है ये हिंदी में एक बार आप इसको पढ़ लीजिए पूरा डिटेल में। ओके, फिर आते हैं कैरेटर रूल्स 2020 के ऊपर। तो अभी हमने देखा था ना कि जब चाइनीज़ ऐप्स जो थे उनको बंद किया गया, तो उसके बाद ये भी कहा गया कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनका भी हम इंपोर्ट जो है कंट्री के अंदर कम करेंगे। तो उस टाइम में ये 2020 के रूल्स आए थे, जिसको मैं एक सिंपल भाषा में बताऊँ, आपने सुना भी होगा कि आप जो भी प्रोडक्ट आपके पास आएगा तो उसके ऊपर ओरिजिन होगा कि वो मैन्युफैक्चर कहाँ पर हुआ है, और ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होगी सभी प्लेटफॉर्म्स को। तो यही जो थे ये कैरेटर रूल्स 2020 थे। इसकी आपको डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स जो है ये इसकी डेफिनेशन है, और ये कब से शुरू हुई है, तो 21 सितंबर से इसको शुरू किया गया था। ये रूल्स हैं क्या, बेसिकली ये सेट गाइडलाइंस हैं जो कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को एनफोर्स करती है। यहाँ पे बेसिकली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है उसके अंदर एक रूल्स नए बनाए गए हैं, जिसमें कि ओरिजिन आपको बताना है प्रोडक्ट का कहाँ पे हुआ है। तो इस रोल के अंदर अब जो इंपोर्टर है उसको रिक्वायर्ड होगा कि वो ड्यू डिलीजेंस, मतलब कि बहुत एक प्रॉपर तरीके से जब गुड को इंपोर्ट कर रहा है उससे पहले ये बताए कि उसका ओरिजिनेटिंग क्राइटेरिया है क्या, मतलब कहाँ कहाँ वो बना है, किस किस स्टेजेस से वो गया है। मिनिमम इन्फॉर्मेशन की लिस्ट जो है वो इंपोर्टर को यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी जनरल गाइडेंस के अंदर, और वहीं पर जो इंपोर्टर होगा उसको एक ओरिजिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे कि बिल ऑफ एंट्री हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होगा, ये वाली सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करनी होगी। तो यही चीज़ आप एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए। ये इसकी डेफिनेशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है, व्यापार समझौतों के अंतर्गत उत्पत्ति नियमों का प्रशासन नियम 2020 जो कि 21 सितंबर से लागू किया गया है। ये नियम मुक्त व्यापार समझौतों के तहत आयात पर अधिमानी शुल्क दर की अनुमति देने हेतु उत्पत्ति नियमों दैट इज रूल्स ऑफ ओरिजिन के परिवर्तन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं। पेट्रोल नियम है क्या, सामान्य दिशा निर्देशों के साथ साथ आयातकों के उपयोग हेतु संक्षिप्त जानकारियों की सूची जिससे कि आयातक के पास होना आवश्यक है, इन नियमों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। तो इसको लोकसभा में जून के टाइम पीरियड में पास कर दिया गया था। ये जो बिल है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर अमेंडमेंट्स करती है, और इस न्यू बिल के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव बैंक्स को अब आरबीआई के सुपरविजन के अंदर ले आएंगे। तो कौन से बैंक सुपरविजन ऑफ आरबीआई के अंडर आ जाएंगे, वो हो जाएंगे कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, यहाँ पे अब जो प्रोविजंस होंगे बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, मतलब जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे बैंकिंग कंपनीज के ऊपर वो कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी होंगे। ये इंश्योर करेगा कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके अंदर एक बेटर गवर्नेंस हो सके और वो बैंकिंग रेगुलेशंस को अच्छी तरीके से फॉलो कर सके अंडर द आरबीआई। ये जो अमेंडमेंट्स है उसके साथ जो है आरबीआई एक स्कीम ऑफ एमलगमेशन जो है बैंक्स की वो भी लेके आएगी विदाउट प्लेसिंग इट अंडर द मोरेटोरियम। मतलब कि कोई बैंक जो है अगर वो ढंग से अब परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो क्या किया जाता था, पहले उस बैंक को ख़त्म कर दिया जाता था, बट अब उन बैंक्स को ख़त्म नहीं किया जाएगा, उनको क्या कर दिया जाएगा, दूसरे बैंक के साथ एमलगमेट मतलब कि मर्ज कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। तो इसके प्रोविजंस देखते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो एक स्कीम को डेवलप करेगा ताकि पब्लिक के इंटरेस्ट में, जो बैंकिंग सिस्टम है उसके इंटरेस्ट में, और जितने भी अकाउंट होल्डर होते हैं किसी एक बैंक में, जो कि बैंक जो है अब वो इतना कैपेबल नहीं रहा है कि वो अपने रेगुलेशंस को कर सके, तो उन सब का किसी का भी नुकसान ना हो। तो यहाँ पे बैंकिंग जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो और उससे पहले ही उनकी मर्जिंग हो जाए। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स की गई है वो कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर की गई है। अब जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो मनी को भी रेज कर सकते हैं पब्लिक इशूज़ के थ्रू या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंसेस या फिर शेयर्स के थ्रू, और जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं उनके थ्रू। यहाँ पे कि सेंट्रल बैंक का उनको नोट मिल गया है।
चेंजेस जो क्या क्या नहीं आए हैं इसके अंदर, सबसे पहले तो जो एग्जिस्टिंग पावर है स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर स्टेट लॉ, उसके अंदर कोई चेंज जो है वो अफेक्ट नहीं आया है। उसी के साथ जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होते हैं उनके अंदर चेंजेस नहीं आए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर नहीं आए हैं। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंशियल प्रोवाइड किए जाते थे लॉन्ग टर्म के लिए वो एज इट इज़ ही रहेंगे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो रेगुलेट कैसे हुआ करते थे, कोऑपरेटिव बैंक जो करंटली थे वो ड्यूअल कंट्रोल के अंदर आते थे, मतलब आरबीआई के अंदर और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर, दो के अंदर आया करते थे। जो रोल ऑफ रजिस्ट्रार हुआ करता था कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, उसके अंदर जो इनकॉर्पोरेशन थी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसका मैनेजमेंट, उसकी ऑडिटिंग, सुपरसेशन, बोर्ड, लिक्विडेशन, ये सारी चीज़ें थी ये आरबीआई के रेगुलेटरी फंक्शंस के मतलब के रजिस्ट्रार के अंदर आती थी। और जो कैश रिजर्व या फिर जो कैपिटल एडिक्वेसी के फंक्शंस हुआ करते थे वो किसके अंडर आते थे, आरबीआई के अंडर आया करते थे। यही चीज़ जो है ये हिंदी में है। इस विधेयक में बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। इस विधेयक के द्वारा केंद्र सरकार का लक्ष्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में लाना है। अब बैंकिंग कंपनियों पर लागू होने वाले प्रावधान सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगे। इस विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि सहकारी बैंक समान रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बेहतर प्रशासन और मजबूत बैंकिंग नियमों के अधीन होंगे। तो बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप एक बार खुद देख लीजिए, ये भी डिटेल्स देख लीजिए, वही चीज़ें हैं जो मैंने समझाई हैं सेम। ये भी देखिए कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर क्या प्रभावित, मतलब कि क्या चीज़ें अफेक्ट नहीं होंगी। ओके डन, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं कौन कौन सी स्लाइड्स बची हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है वही है जो अभी हमने पढ़ा है बैंकिंग रेगुलेशन के, तो कुछ अमेंडमेंट की लास्ट स्लाइड है, एक बार इसको देख लीजिए आप। ओके डन। तो नेक्स्ट जो है वो आता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि अभी लॉन्च हुई है उसके बारे में। तो अभी हम 3 स्कीम्स को डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके की फीचर्स को अगर हम देखेंगे तो देखिए जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जा सके फिशरी सेक्टर की, उसके लिए जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है। टोटल अमाउंट जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है वो किया गया है 20,050 करोड़ रुपीज़ का, ताकि 5 पीरियड का जो टाइम पीरियड है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लेकर 2024-25 पीरियड, मतलब कि 5 साल के जो है ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी इतने अमाउंट के साथ। और सभी स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज जिनको दिया गया है उसके अंडर ये की गई है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर इस योजना को शुरू किया गया है। जो स्कीम है वो फोकस करेगी बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर, मेराइन सेक्टर में, इनलैंड फिशरी और एक्वाकल्चर के अंदर, मतलब बेनिफिट होगा ही होगा। उसी के साथ जो है क्लस्टर या फिर जो एरिया बेस्ड अप्रोच है कि किस एरिया में किस तरीके की आप प्रोडक्टिविटी को करें जिससे कि आपको बेनिफिट हो, इसको यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा। एम्स और टारगेट्स क्या क्या है इस स्कीम के अंदर, सबसे पहले तो जो फिश प्रोडक्शन है उसको 2024-25 तक 70 लाख एडिशनल करना है, मतलब अभी जो है उससे भी 70 लाख टन जो है वो बढ़ाना है 2024-25 तक। उसी के साथ जो फिशरी का एक्सपोर्ट अर्निंग होती है उसको ₹1 लाख करोड़ रुपीज़ तक इंक्रीज करना है 2024-25 तक। जो फिशर्स हैं या फिर जो फिशिंग फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करना। उसी के साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं 20-25% जो होता है उसको घटा के 10% तक लेके आना है। जो एडिशनल 55 लाख जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फिशरी सेक्टर के अंदर और जो उससे रिलेटेड एलिड एक्टिविटीज़ है उसके अंदर जनरेट करनी है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो यहाँ पे जो इंडिजीनियस हमारी बोवाइन ब्रीड्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए और डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन को शुरू किया गया था। ये शुरू कब किया गया था, 2014 के अंदर। और किसके अंडर इसको शुरू किया गया था, तो जो हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट है, डेट इज MPBBD, इसके अंदर इसको 2014 में शुरू किया गया था। क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इसमें आता है कि जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं हमारे उनको डेवलप करना और कंजर्व करना। उसी के साथ एक ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो है उसको अंडरटेक करना ताकि जो इंडिजिनस कैटल है उसका जेनेटिक मेकअप जो है और जो उसका स्टॉक है वो इंक्रीज हो सके। मिल्क प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना। उसी के साथ जो नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल यूजिंग एलाइट इंडिजिनस ब्रीड्स है, मतलब कि जो हमारी खुद की ब्रीड्स है जैसे गिर हो गया, सहीवाल हो गया, राठी है, दियोनी है, थप्पड़कर है या रेड सिंधी है, इन सारी ब्रीड्स को अपग्रेड करना। और उसी के साथ जो है
जो बुल्स होते हैं जो कि हाई वो होते हैं कि उनके अंदर डिजीज़ फ्री बुल्स होते हैं, या उनके अंदर जो जेनेटिक्स होते हैं, डीएनए बहुत हायर क्वालिटी का होता है, तो उसको नेचुरल सर्विस के लिए प्रोवाइड करना, मतलब कि आगे जो ऑफस्प्रिंग्स है वो हो सके। उसी के साथ जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट कैसे होती है, तो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो होती हैं वो इनको इम्प्लीमेंट करेंगी वाया लाइफ स्टॉक डेवलपमेंटल बोर्ड। स्टेट गो सेवा आयोग जो हैं वो भी यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि जो स्पॉन्सर प्रपोजल्स जो हैं सियाज के उनको बनाया जा सके। उसी के साथ जितनी भी एजेंसीज जो होती हैं जो इंडिजिनस कैटल डेवलपमेंट में काम करते हैं वो पार्टिसिपेटिंग एजेंसी के तरीके से यहाँ पे स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। जैसे यहाँ पे ये नाम है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है गोकुल ग्राम्स के बारे में। तो देखिए गोकुल ग्राम्स क्या है कि इस स्कीम के अंदर जितना भी फंड क्रिएट लाया जाएगा उस फंड से जो है यहाँ पे एक एस्टेब्लिश किया जाएगा ग्राम, जिसको कि इंटीग्रेटेड इंडिजिनस कैटल सेंटर, दैट इज विज गोकुल ग्राम का नाम दिया जाएगा। कैसे इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, तो जो गोकुल ग्राम्स होंगे वो जो ब्रीडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं उसके आसपास किए जाएंगे, और वहीं पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उसमें हम देखते हैं। आप ये देखिए, आप एक बार घर से निकलिए, आपको कितनी सारी जो गाय होंगी वो इधर उधर चढ़ती हुई या फिर मतलब कि ऐसे घूमती हुई दिखेंगी। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अर्बन कैटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के पास जो है गोकुल ग्राम्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है आत्मनिर्भर भारत के अंदर अराइज जो सोशल सिक्योरिटी था उसके अंदर भी मैंने इसका डिस्कशन किया था, और मैंने ये भी बताया कि 2018 में ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है। तो जो अटल इनोवेशन मिशन है वो किसके थ्रू लॉन्च किया जाता है, पहले तो नीति आयोग के अंदर, और अटल इनोवेशन मिशन के अंदर ही अराइज, दैट इज ऑल इंडिया न्यू चैलेंज जो लॉन्च है वो किया गया है। इसका जो एम है वो ये है कि जो एमएसएमई सेक्टर है और जो स्टार्टअप्स है उसके अंदर रिसर्च और जो इनोवेशन है उसको और ज़्यादा प्रमोट करना। वहीं पर किसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो जो इसरो है वो 4 मिनिस्ट्रीज़ के साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, इन सब के साथ मिलकर को इंप्लीमेंट करेगा, ताकि जो सेक्टोरल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए अराइज के अंदर जो एसोसिएट मतलब इंडस्ट्री रिलेटेड जो सेक्टोरल प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढे जा सके। की फीचर्स इसके क्या हैं, यहाँ पे रिसर्च बेस्ड इनोवेशंस जो होगा वो किए जाएंगे, और जो फंडिंग सपोर्ट होगा वो 50 लाख रुपीज़ तक का यहाँ पे दिया जाएगा फॉर द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन या फिर किसी प्रोडक्ट के लिए। फिर आता है मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे बेसिक आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे आपको ये नहीं रखना कि किसके ऊपर लिमिट सेट की गई है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम है उसमें जो कुछ जो रिवॉर्ड्स होते थे उनके ऊपर एक लिमिट जो है वो इम्पोज कर दी गई है। लिमिट बस आपको याद रखनी है, उनका नाम याद नहीं रखना है कि किस चीज़ के ऊपर रखनी है। तो जो टोटल रिवॉर्ड दिया जाता था, ग्रांट किया जाता था एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के अंदर होल्डर को, वो अब ₹2 करोड़ से ज़्यादा एक्सेड नहीं हो सकता। और जो टाइम पीरियड रखा गया है वो रखा गया है 1 सितंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक। तो इसके बीच में जो है ₹2 करोड़ की लिमिट रखी जाएगी। उसी के साथ जो IEC होल्डर है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होल्डर है जो यहाँ पे, अगर मान लीजिए उसने 1 सितंबर 2020 से 1 साल पहले के टाइम पीरियड में कोई भी एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो फिर वो 1 सितंबर के बाद जो है एलिजिबल नहीं होगा MEIS के अंडर काम करने के लिए। MEIS होता क्या है, तो ये बेसिकली होता है मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो इंडिया की है FTF, जो कि 2015-20 के टाइम पीरियड के लिए लाई गई थी, उसके अंडर किया जाता है। ये बेसिकली स्कीम है जो कि एक एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को का पार्ट है, और ये सर्विस एक्सपोर्ट्स जो इंडिया है उसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि सर्विसेज जो इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती है उसके लिए काम करता है। यहाँ पे रिवॉर्ड्स जो दिए जाते हैं वो बाय वे ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स जो है एक्सपोर्टर्स को दिए जाते हैं। तो जो MEIS है वो नोटिफाई किए जाते हैं DGFT के थ्रू, मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के थ्रू, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू। जो MEIS के अंदर 5 अदर सिमिलर इंसेंटिव स्कीम को सबस्यूम्ड किया गया था, तो वो स्कीम्स क्या थी, जो फोकस प्रोडक्ट स्कीम थी 2009 और 14 के बीच में इसको सबस्यूम किया गया था। फोकस मार्केट स्कीम थी, मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट स्कीम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम थी, और विशेष कृषि ग्रामीण उपज योजना थी। इन 5 को इसके अंदर सबस्यूम कर दिया गया था। इसी चीज को मैंने हिंदी में बताया। हाल ही में मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम फार्म इंडिया स्कीम के तहत उपलब्ध कुछ कुल लाभों की उच्चतम सीमा लागू की गई है, तो इनके परिवर्तन को आपको नहीं पढ़ना, बस ये है इस योजना के तहत किसी आयात निर्यात कोड IEC धारक को दिए जाने वाला कुल लाभ 1 सितंबर 2020 से 31/12/2020 तक की अवधि के दौरान किए गए निर्यातों के प्रति IEC पर ₹2 करोड़ से अधिक नहीं होगा। ये वाले और पॉइंट्स जो हैं आप एक बार खुद देख लीजिएगा।
एक बार देख लीजिए खुद ही। ओके, सेम है पॉइंट सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं सिन गुड्स के बारे में और सिन टैक्स के बारे में, जिसको मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको जीएसटी कंपनसेशन के अंदर बताया था। तो देखिए सिन गुड्स का क्या मतलब होता है। सिन क्या होता है, बेसिकली पाप, ठीक है, कोई गलत चीज़। तो सिन गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल माने जाते हैं। एग्जाम्पल सिन गुड्स का क्या होता है, जैसे अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, कैंडीज एंड ड्रग्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, फास्ट फूड, कॉफ़ी, शुगर, गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी। तो इनके ऊपर जो टैक्स मतलब कि जो ये गुड्स होते हैं वो सिन गुड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब इन गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम सिन टैक्स कहते हैं। तो ये बेसिकली टैक्स होता है जो हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, जैसे कि टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, तो उन गुड्स के ऊपर जो प्लेस करा गया टैक्स वो आपका सिन टैक्स हो गया। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है टाइप ऑफ टैक्स को जस्टिफाई करने के लिए, कि पहली बात तो ये कि अगर ऐसा कोई टैक्स लगाया जाएगा तो उससे इंक्रीज प्राइस होंगे, तो उससे कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसी के साथ जो कंपनसेट सोसाइटी होगी वो इंक्रीज, हेल्थ सिस्टम का जो कॉस्ट होगा वो इंक्रीज होगा, मतलब कि लोगों की हेल्थ जो है वो इंप्रूव होगी, जो हेल्थ के ऊपर उनका खर्चा होता है वो कम होगा, और उसी के साथ जो हेल्थ सेक्टर है उसके रिसोर्सेज को भी इंक्रीज किया जाएगा। तो एक बार यही चीज़ जो है मैंने हिंदी में बता रखी है, आई डोंट थिंक कि इसको अब दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो एक बार आप देख लीजिए। सो नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटरी नोट। देखिए पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू इशू किए जाते हैं। किसको किए जाते हैं, ये कोई भी एक ओवरसीज इन्वेस्टर जो होता है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट तो करना चाहता है बट अपने आप को रजिस्टर नहीं करना चाहता सेबी के साथ, मतलब जो अपनी आइडेंटिटी है उसको सिक्योर रखना चाहता है, तो उनको पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू किए जाते हैं। तो पी नोट्स जो होते हैं वो बेसिकली ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि इक्विटी शेयर्स होते हैं, डेब्ट सिक्योरिटीज होती है, अंडरलाइंग एसेट्स के तरीके से काम करती हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है एज दे कैन ट्रांसफर द ओनरशिप बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। यहाँ पे FIIs जो होता है उसको जितनी भी रिपोर्ट होती है हर क्वार्टर में सेबी को देनी पड़ती है, मतलब कि जो पार्टिसिपेटरी नोट्स को इशू कर रहा है उसको सारी रिपोर्ट्स जो है वो सेबी को देनी होगी, पर जो पर्सन है जो एक्चुअल इन्वेस्टर है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, बस रिपोर्ट्स दी जाएगी कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स अथवा पी नोट्स जो है पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा विदेशी निवेशकों, हेज फंड और विदेशी संस्थानों को जारी किए गए वित्तीय उपकरण होते हैं जो सेबी में पंजीकृत हुए बिना भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहते हैं। तो यही पॉइंट्स जो हैं एक बार आप इनको रीड कर लीजिए। अब नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है, बेसिकली कि देखिए जब बैंक्स जो हैं वो पैसा लैंड करते हैं, देते हैं, कर्ज देते हैं, तो जो RBI है वो बैंक्स को कहते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि जो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं या जो आपके साथ जिनकी डीलिंग है आप सारा पैसा उनको दे दें। तो कुछ जो सेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू और जो RBI के थ्रू कंसिडर किए जाते हैं इंपॉर्टेंट, जिनकी बेसिक नीड्स की डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की नीड्स की डेवलपमेंट के लिए जो है उनको लैंड जो अमाउंट होता है, लोन होता है, वो देना ज़रूरी होता है ताकि उस सेक्टर की ग्रोथ हो सके। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहते हैं। तो RBI की गाइडलाइंस इसके लिए क्या है, तो यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके लिए PSL के जो गाइडलाइंस है वो ये है कि जो टोटल नेट बैंक का क्रेडिट होगा, मतलब 100% जो क्रेडिट दिया जाता है उसमें से 40% जो है वो एटलीस्ट प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस में जाना ही चाहिए, जिसमें से कि जो 10% है जो अमाउंट होगा वो वीकर सेक्शन के लिए जाएगा। तो ये अमाउंट आपको याद रखना है। उसी के साथ जो 18% होगा वो एग्रीकल्चर एडवांसेस में क्रेडिट जाना चाहिए। 18% जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर जाएगा, जिसमें से कि 8% का जो टारगेट होगा वो एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट के अंदर आ जाएगा या क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट के अंदर आपका आ जाएगा। 5% होता है वो माइक्रो इंटरप्राइजेस को आपको देना होगा। और कौन सी प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, उनकी कैटेगरी क्या होती है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, MSME सेक्टर हमारा, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, एजुकेशन सेक्टर, हाउसिंग, जैसे एजुकेशन लोन लेते हैं ना हम, हाउस लोन लेते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये इनके लिए जो लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं डेट इज़ क्या 40% टोटल क्रेडिट जो होता है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आ जाता है। तो प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्या होता है, इसका अर्थ उन क्षेत्रों में से है जिन्हें भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक देश की बुनियादी जरूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। बैंकों को इस क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण देने की आज्ञापित किया जाता है। तो ये सारी चीजें वही है, 40%, 10%, 18% का अमाउंट जो है
एक बार ये देख लीजिए कैटेगरी कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास और सामाजिक संरचना। इस टाइम पीरियड इनके लिए जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आज का, और उसके साथ हमारा 1 ईयर का इकोनॉमी का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामोद्योग विकास योजना। तो देखिए जो MSME की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उन्होंने एक प्रोग्राम को अप्रूव किया है जिसमें जो आर्टिसंस होते हैं जो कि अगरबत्ती को मैन्युफैक्चर करते हैं, अंडर ग्रामोद्योग विकास योजना उनके लिए, मतलब कि अगरबत्ती वालों के लिए जो है इस योजना को स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया है और इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट मतलब कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए लॉन्च किया गया है। की पॉइंट्स यहाँ पे क्या होगी कि इनिशियली 4 पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्टिंग किए गए हैं और कहाँ पे किए गए हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है कंट्री के उनके अंदर। यहाँ पे ईच टारगेटेड क्लस्टर जो आर्टिसंस का होगा उनको 50 ऑटोमेटिक अगरबत्ती मेकिंग मशीन्स प्रोवाइड की जाएगी और 10 मिक्सिंग मशीन्स, जो भी उनका वो होता है ना कंपाउंड होता है, उसको मिक्स करने के प्रोवाइड की जाएगी। किसके थ्रू किया जाएगा? तो जो खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है उसके थ्रू यहाँ पे ट्रेनिंग और जो असिस्टेंस आर्टिसंस को जो इस एरिया के अंदर वर्क कर रहे हैं वो प्रोवाइड की जाएगी। हिंदी में एक बार इसको देख लेते हैं। हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप के अंतर्गत अगरबत्ती निर्माण में संलग्न कारीगरों की भलाई के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है, जिसके अंदर ग्राम उद्योग विकास योजना के आरंभ में 4 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, जिसमें 50 स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन और 10 मिक्सिंग मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी और जो KVIC मतलब खाद्य और ग्राम उद्योग जो है वो इसको सहायता प्रदान करेगा। उसी के साथ हमारी इकोनॉमी का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। कांग्रेचुलेशंस, हमारा जो सिलेबस है वो जस्ट खत्म होता ही जा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।